आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। चीफ ऑफ दिल्ली फायर सर्विसेज के प्रमुख अतुल गर्ग ने उन रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें उनके हवाले से ये दावा किया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग के स्पष्टीकरण के बाद कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट दी जिसमें एक समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से कहा कि जज के आधिकारिक आवास पर आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली है। हालांकि अब एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार गर्ग ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी मीडिया आउटलेट को ये नहीं बताया कि अग्निशमन कर्मियों ने घटनास्थल पर कोई नकदी नहीं मिलने की सूचना दी है। जब उनसे पूछा गया कि रिपोर्टों में उनका नाम क्यों बताया जा रहा है तो गर्ग ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता क्यों। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही बयान देने वाली मीडिया आउटलेट्स को स्पष्टीकरण भेज दिया है, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस खबर पर सवाल किया है कि जस्टिस वर्मा कैश बर्निंग कांड में एक और मोड़। दिल्ली फायर चीफ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई कैश नहीं मिला और उन्हें नहीं पता कि उन्हें ऐसा कहने के लिए कैसे कोट किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तो ये कहानी किसने और क्यों चलाई, क्या ये कवर अप का हिस्सा था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में सीजेआई संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट भी पेश की। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम पहले रिपोर्ट की जांच करेगा और उसके बाद कोई कार्यवाही कर सकता है। इस मामले में बताया जा रहा है कि जस्टिस उपाध्याय ने 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक से पहले ही जांच शुरू कर दी थी, जहां एक ओर इस मामले में नकदी बरामद की बात सामने आई थी, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की सफाई के बाद ये मामला और भी पेचीदा और कानून पर सवाल खड़े करने वाला बन गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री परिसीमन को लेकर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनकी इस मीटिंग के विरोध में तमिलनाडु बीजेपी ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु बीजेपी के चीफ के अन्नामलाई ने कहा कि हमारे राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ कई मुद्दों पर विवाद है। केरल के साथ हमारा मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा है। अन्नामलाई ने कहा कि कई मौकों पर हमारे सीएम ने पड़ोसी राज्यों का दौरा करते समय इन मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन आज उन्होंने सभी सीएम को बुलाया है और परिसीमन पर नाटक कर रहे हैं, जो कि कोई मुद्दा ही नहीं है। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि सत्ता में आने के बाद पिछले 4 सालों में राजनीतिक लाभ के लिए लगातार तमिलनाडु के हितों की बलि दी गई है। तमिलनाडु के सीएम कभी भी केरल के लोगों से बात करने और मुद्दों को सुलझाने के लिए नहीं गए, लेकिन आज उन्होंने केरल के सीएम को एक आर्टिफिशियल मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नायडू ने कहा कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में काम कर रहा है तो उसे सम्मान पूर्वक दूसरी जगह भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नायडू ने मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईसाई और मुस्लिम संस्थान नहीं चाहते कि हिंदू उनके संस्थानों में काम करें तो सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी। उन्होंने मुमताज होटल परियोजनाओं के लिए आवंटित 35 एकड़ जमीन को रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि ये फैसला जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। सीएम नायडू का ये फैसला आने वाले समय में बहस का एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। कितने लोग इस फैसले का समर्थन करेंगे और कितने विरोध, ये तो वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उनके मुस्लिम भाइयों को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी दो गुटों के बीच झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर हिंसा से जुड़े मामलों में कम से कम 14 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 105 हो गई है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को 14 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 10 किशोर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों से जुड़े 3 और एफआईआर दर्ज किए गए हैं।
नागपुर के महाल इलाके में सोमवार 17 मार्च की रात 2 गुटों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस घटना में पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। नागपुर में हुई हिंसा के बाद गणेश पेट पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गाडगे ने इसकी FIR दर्ज कराई थी। एलन मस्क के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने लागत कटौती को लेकर कई कदम उठाए हैं। कहा जा रहा है कि इन कदमों से भारतीय IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो और अन्य पर असर पड़ सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इन कटौतियों के कारण भारतीय कंपनियों की वृद्धि और राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही मंदी और अनिश्चितता का माहौल है। भारतीय IT कंपनियां इस साल पहले से ही कठिन दौर से गुजर रही हैं और अब विश्लेषकों का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में भी कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये निराशावादी दृष्टिकोण एक्सचेंजर की हालिया तिमाही रिपोर्ट के बाद आया है। भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ विमान यात्रा की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की। इस तस्वीर के साथ जय पांडा ने जो कैप्शन दिया वो मजेदार था और देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई। थरूर के साथ फोटो पोस्ट करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा ने चुटकी ली और लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे इसलिए शरारती कहा क्योंकि मैंने बोला था कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। अपने मजाकिया जवाबों के लिए जाने जाने वाले थरूर ने भी इसका तुरंत जवाब दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि केवल भुवनेश्वर के साथी यात्री मैं कल सुबह कलिंगा लिट फेस्ट को संबोधित कर रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। आपको बता दें कि पिछले दिनों थरूर का फोटो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी वायरल हुआ था। थरूर के बार बार स्पष्टीकरण के बाद भी लोगों के बीच थरूर और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों की अटकलें तेज हो जाती हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी पहले मंदिर गए और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पूजा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने पहले तिलक लगाया और इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी पहनी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तेजस्वी टीका भूल गए और टोपी पहन ली। बीजेपी ने RJD पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान के उच्चायुक्त की इफ्तार पार्टी में भी शामिल होते हैं। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को शर्म करनी चाहिए कि टीका मिटाकर अब टोपी पहनकर इफ्तार कर रहे हैं। पुजारी तिलक लगाते हैं तो मिटा देते हैं और फिर जालीदार टोपी पहन लेते हैं। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। जालीदार टोपी पहनकर वोट की रोटी सेकते हैं। बिहार की जनता ये सब देख रही है। बहुसंख्यक समाज चुनाव में तेजस्वी को जवाब देगा। अमृतसर के बस स्टैंड पर देर रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जब हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर से आई एक बस के शीशे अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिए और उस पर खालिस्तान लिख दिया। बस ड्राइवर सुरेश कुमार ने बताया कि वे सुजानपुर से अमृतसर पहुंच रहे थे और बस को स्टैंड पर काउंटर नंबर 12 के सामने पार्क किया गया था। रात के समय उन्हें किसी ने सूचित किया कि उनकी बस के शीशे टूट गए हैं। जब उन्होंने जांच की तो देखा कि शीशों के साथ साथ बस की बॉडी पर खालिस्तान शब्द लिखा हुआ था। इस घटना से स्तब्ध सुरेश ने तुरंत रोडवेज के जनरल मैनेजर को इसकी सूचना दी। अधिकारियों को जानकारी मिलते ही बस पर लिखे खालिस्तानी नारे को साफ करने का काम शुरू किया गया। ये घटना क्षेत्र में संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा पंजाब में लंबे समय से विवाद का विषय बना रहा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इस घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। अमेरिका में प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख से ज्यादा प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया जाएगा। संघीय सरकार की ओर से जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक अमेरिका में बिना कानूनी आधार के रह रहे प्रवासियों को चेतावनी दी गई है कि वे वर्क परमिट और निर्वासित न किए जाने से मिली सुरक्षा के रद्द होने से पहले देश छोड़ दें। आपको बता दें कि अमेरिका में 5,30,000 प्रवासियों को बाइडेन प्रशासन के तहत एक कार्यक्रम के जरिए लाया गया था, जिसे CHNV कहा जाता है। ये कार्यक्रम कानूनी तरीके से प्रवासन के रास्ते खोलने के लिए था, लेकिन ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्होंने इस कार्यक्रम को निलंबित कर दिया। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि इनमें से कितने प्रवासियों ने इस दौरान ऐसा कोई और कानूनी दर्जा हासिल किया है जो उन्हें अमेरिका में वैध रूप से रहने की अनुमति देता हो।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.